बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 29 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग के 30 दिन मुकम्मल हो गए और अब आज से 31वें दिन का आगाज हो गया है। एक तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, मैदान जंग से जो खबरें आ रही हैं दोनों जानिब होने वाले भरपूर हमलों की, उसकी जरा तफसीलात देखेंगे। लेकिन खास तौर पर बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसी डेवलपमेंट जो एक बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए और एक बड़ा झटका है सऊदी अरब के लिए, और इससे बुरी टाइमिंग नहीं हो सकती थी कि ऐन वो वक्त जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और एक ऐसी खबर की अब तस्दीक हो गई है जो सऊदी अरब के लिए, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है। और इस जंग के ज़ाविये तब्दील करने वाला हमला जो है वो अब कन्फर्म हो गया है कि ईरान ने आसमान में उड़ती हुई, आसमान में लगी हुई अमरीकी आंखें नोच ली हैं। ये किस वजह से इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़रा हम बात करेंगे, क्योंकि जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस का हमला था उस हमले के हवाले से अब वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, टेलीग्राफ, गार्डियन, दुनिया भर के जरीदे जो खबरें दे रहे हैं, उन खबरों ने सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ था इस जंग के हवाले से उसको एक बड़ा धचका पहुंचाया। और साथ ही बात करेंगे कि अब पूरी दुनिया इस वक्त गुफ्तगू कर रही है कि ईरान सुपोजिडली एक ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसके हवाले से पूरी दुनिया को ये बात नहीं मालूम थी कि ईरान के पास MIRV मौजूद है, जिसको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नाम जो है इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उसका स्टॉक पाइल तबाह कर दिया है या उसका जो बेशतर हिस्सा है वो इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अभी भी ईरान जो है, जिसका नोन नहीं है कि उसका कितना बड़ा स्टॉक पाइल है बैलिस्टिक मिसाइल्स का और ड्रोन्स का, वो अभी भी सरप्राइज कर रहा है मैदान जंग में। और जो MIRVs का इस्तेमाल है ये आज तक इंसानी तारीख में इससे पहले सिर्फ एक जगह पर कंफर्म है कि रूस ने यूक्रेन पर 2024 में नवंबर के महीने में MIRV का कन्वेंशनल वेपन्स के साथ इस्तेमाल किया था। और इस हथियार का मतलब या इस बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है, इसने जंग को भी एक नया रुख दिया है। MIRV कितने लीथल हो सकते हैं इस जंग में, और ये अब सवाल मौजूद है कि ईरान के पास कितने MIRVs मौजूद हैं और इनको इंगेज करना, इनका मुकाबला करना, इनसे खुद का दिफा करना कितना मुश्किल है। मैदान जंग की सूरत हाल पर आने से पहले और इसको समराइज करने से पहले कि क्या सूरत हाल चल रही है, सऊदी अरब जो है उसके वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, वो भी मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से पहले इसहाक डार ने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के साथ। अब ये चार वज़राए ख़ारजा की मुलाकात मुकम्मल हो गई, इनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो रही है, डिक्लेरेशन का अभी भी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम मामले में सऊदी अरब जो है, ख़ास तौर पर जो रियाद में मीटिंग हुई थी 11 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की, जिसके बाद पहली मरतबा एक बहुत ही सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की तरफ से, और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का जो सब्र है वो लामुतनाही नहीं है। और बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में उन्होंने मज़म्मत की थी ईरान की जानिब से होने वाले हमलों की। और सऊदी अरब हो या खलीजी ममालिक, वो एक केस बिल्ड कर रहे हैं इस्लामी ममालिक के सामने कि ईरान हमारे ऊपर हमले कर रहा है, हमारी शहरी आबादी को निशाना बना रहा है, हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है और हमारे खिलाफ ईरान जारहियत कर रहा है। ईरान का मौक़िफ़ ये था इस तमाम मामले में शुरू दिन से कि हर वो मुल्क जो अमरीकी अड्डों को होस्ट कर रहा है और ऐसे अड्डों को जहाँ से हमारे खिलाफ हमले कैरी आउट किए जा रहे हैं, हमारे पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, या जहां पर अर्ली वार्निंग और रेडार्स मौजूद हैं, जहां से स्पाई नेटवर्क चलाया जा रहा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाया जा रहा है, जहां पर उनके एजेंट्स बैठकर इस जंग में अमेरिका की और इसराइल के हमलों को गाइड कर रहे हैं, वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं। और जिन जिन हमारी चीज़ों को टारगेट किया जाएगा, एन आई फॉर एन आई, हम जवाबी टारगेट करेंगे। और ईरान ने इस तमाम मामले के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा का
चार्टर है, उसका आर्टिकल 51 जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उसका हवाला देते हुए ये हमले किए। अब सऊदी अरब है या फिर खलीजी ममालिक, ये भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 का ही इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ अपना केस बिल्ड कर रहे हैं और इस जंग में अब जवाबी हमले करने की बात की जा रही है। आज की मुलाकात इस हवाले से बहुत अहम थी कि एक कंसेंसस बनाने की सऊदी अरब कोशिश करता कि तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट ये भी हम आवाज़ हो जाएं सऊदी अरब के साथ कि ईरान जो है इसकी जारियत और हम इसकी मजम्मत करते हैं, या फिर एक ब्रॉडर कंसेंसस बने कि ईरान के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और ये टाइमिंग मैच कर जाती है उन तफसीलात से जो अब पूरी दुनिया में आलमी जरीदे चीख चीख कर बता रहे हैं कि जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस का हमला है, उस हमले में अमेरिका की आंखें, रेडार, फ्लाइंग रेडार जिसको कहा जाता है, वो फ्लाइंग रेडार तबाह हुआ है। और ये जहाज़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? शायद इन्वेंट्री इतना मैटर नहीं करती, शायद उस जहाज़ की कीमत के $370 मिलियन का ये जहाज़ था, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद में अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। असल मामला ये है कि इस जंग में ईरान ने जंग के आगाज़ में जो अमेरिका के बेशतर अड्डे हैं वहाँ पर मौजूद रेडार्स, अर्ली वार्निंग निज़ाम, उसको तबाह कर दिया। अभी उसकी तमाम तर तफसीलात मालूम नहीं है, लेकिन जो प्रिसीजन है या जिस तेज़ी के साथ या जिस प्रिसीजन के साथ ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो या ड्रोन्स जो हैं वो अटैक करने में कामयाब हो रहे हैं अमरीकी अड्डों को या इसराइल को, उसके दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो अब इनके पास इंटरसेप्टर्स जो हैं उनकी तादाद बहुत कम रह गई है, लिहाजा उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ईरानी हमलों को रोकने के लिए, या दूसरी इसकी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन यही हो सकती है कि ये रेडार्स जो इनको इन हमलों के बारे में आगाह करते थे, वो रेडार्स या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं या इस हद तक तबाह ज़रूर हो गए हैं कि अमेरिका और इसराइल को एम्पल टाइम नहीं मिलता ईरान के हमले के हवाले से और उसका सद्देबाब या उसका बंदोबस्त करने के हवाले से। अब जो E3 सेंट्री जहाज़ है, ये जहाज़ क्यों बहुत अहम था? ये वो जहाज़ है जो एयरबॉर्न होता है और जंग का नक्शा, जंग का मंजरनामा आपको दिखाता है। अब इसकी रेंज के बारे में बात कर लें कि अमेरिका जो है वो जाहिर है कि इस जंग में ईरान का यही मौक़िफ़ है कि क्योंकि इन ममालिक की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा हम इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो मुल्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी सरजमीन, जिसकी फ़िज़ाएँ, जिसका जो समुद्री हदूद है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, हमारे उसके साथ कोई मुखासमत नहीं है, हम आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहे कि आप अमेरिका और इसराइल की इस खुली जारियत और बर्बरियत की मजम्मत करें, लेकिन एटलीस्ट जो आप कर सकते हैं कि वो इस सारे मामले में आप न्यूट्रल रहें, अमेरिका और इसराइल का साथ ना दें। यही वाहिद मुतालबा है जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ हो रहा था। अब जो E3 सेंट्री है, ये एयरबॉर्न होने वाला रेडार सिस्टम, ये जहाज़, ये एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाई नहीं कर सकता। इसमें बोइंग का इंजन है, एक इसका बड़ा साइज है, इसको एक बड़ा रनवे चाहिए, कम अज़ कम 3 किलोमीटर से कुछ ज़ायद, यानी 10,000 फीट का रनवे इसको दरकार है एयरबॉर्न होने के लिए। और इसकी जो रेंज है वो 7400 किलोमीटर्स है। यानी अगर इसको बरतानिया से उड़ाया जाए, बरतानिया की किसी बेस से या डिएगो गार्सिया से उड़ाया जाए, तो फिर ये ईरान पहुंच सकता है, ईरान से वापस भी पहुंच सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर ईरान की फ़िज़ाओं में या उसके कुर्बो जवार में एयरबॉर्न नहीं रह सकता। लिहाजा इसको एक ऐसा लैंडिंग एंड फ्लाइंग स्ट्रिप चाहिए, इसको एक ऐसा रनवे चाहिए ईरान के कुर्बो जवार में जहाँ से ये सेफली फ्लाई कर सके और वापस लैंड कर सके और इसको फ़िज़ा में रीफ्यूलिंग के बगैर ज़्यादा वक्त मिले। और इस जंग में ईरान के किन अहदाफ को निशाना बनाना है, ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स किन मकामात से फायर हो रहे हैं, ईरान का जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, उसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कहाँ पर मौजूद है, या फिर जो पासदाराने इनकलाब हैं उनकी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस कहाँ है, उसका रियल टाइम डाटा अमरीकी मिसाइलों तक ट्रांसमिट करना और वहाँ पर अमरीकी मिसाइल्स को उनकी तरफ गाइड करना, ये सारा निज़ाम इसी E3 सेंट्री के साथ और दीगर इस किस्म के जो तैयारे हैं उनके साथ किया जा रहा था। अब सबसे हैरान कुन और बड़ा सवाल ये है कि ईरान को इतनी प्रिसीजन के साथ कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर E3 सेंट्री फ़िज़ा में उड़ने वाला रेडार
یہ جو امریکہ کی آنکھیں ہیں یہ کس مقام پر موجود تھیں. اب آپ اگر ایئر بیس کی بات کریں اور جہاں پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 3 کلومیٹر کا رن وے کم از کم درکار ہے اور اس سے زائد ظاہر ہے کہ اس سے بڑا رن وے ہوگا, اس رن وے اور یعنی اتنے بڑے جو ہے وہ ایئر بیس کے اوپر پریسائزلی یہ ریڈار کس مقام پر موجود تھا کہ اس کو جا کر وہیکل کو اس جہاز کو ایرانی میزائلز ہٹ کرتے ہیں. اس سے 2-3 بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ جو ہے اس کے پاس اپنے اڈوں پر اپنے ایکوپمنٹ کی, اپنے انوینٹری کی, اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا فضائی دفاعی نظام موجود نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہو گیا. $370 ملین کا جہاز بچانے کے لیے $3-4 ملین کے تھارڈ یا پیٹریوٹ, 8 ملین کا تھارڈ انٹرسیپٹرز یا پھر 4 ملین کے جو پیٹریوٹ کے انٹرسیپٹرز ہیں وہ تو فائر کیے جا سکتے تھے, یا پھر ایرانی میزائلوں کی پریسیژن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ ان کے انٹرسیپٹرز کو چکمہ دے کر عین اس مقام پر جا لگتے ہیں. اور اس میں رشیا کا کردار خاص طور پر اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس سیٹلائٹ امیجری شاید لائیو جو ہے وہ اس ریجن کی موجود نہیں ہے. تو what is their go about, ان کو کس طریقے سے عین وہ مقام پتہ چل جاتا ہے. کیا رشیا یا چائنا خفیہ طور پر ایران کو پریسیژن کے ساتھ وہ مقامات بتا رہے ہیں کہ ہاں اس جگہ پر یہ جہاز موجود ہے اور ان میپ کوآرڈینیٹس کے ساتھ آپ نے فائر کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے. جو MIRV ہے وہ اگر آپ سمجھ لیں, میں آپ کے سامنے اس کی جو AI اوور ویو ہے وہ رکھ دیتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل ہے یہ ایک ایڈوانسڈ بیلسٹک میزائل پے لوڈ ہے جس میں سیورل نیوکلیئر وار ہیڈز. ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود نہیں ہے. جتنے ممالک جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف روس, چین, فرانس, برطانیہ اور انڈیا اور امریکہ, یعنی یہ 6 ممالک ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس MIRVs موجود ہیں. اب MIRV کیا ہوتا ہے کہ ایک بیلسٹک میزائل جو ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ کس ٹراجیکٹری پہ جاتا ہے. جو کروز میزائل ہے وہ نیچی پرواز کرتا ہے, 90 میٹرز تک کی پرواز کرتا ہے. اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, اس کی ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ پوری طریقہ کار ہے جو کروز میزائلز ہیں. لیکن بیلسٹک میزائل جو ہے وہ لانچ ہونے کے بعد خلا میں جاتا ہے اور خلا سے پھر وہ ری انٹر کرتا ہے ایٹماسفیئر میں اور پھر بہت ہی سبک رفتاری کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے. لیکن جو نارمل بیلسٹک میزائلز ہیں اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ وار ہیڈ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کئی ٹن وزنی جو ہے بارودی مواد موجود ہو سکتا ہے, لیکن وہ ایک سنگل وار ہیڈ ہوتا ہے یا ملٹیپل وار ہیڈز بھی ہوں, لیکن ان کو انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل جو ہے یہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے. اور اس ٹیکنالوجی کا حصول ایران نے کب کیا, کیسے کیا, کس کی مدد سے کیا, یہ اب ایک معمہ بنا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو امریکہ نے 1960 کی دہائی میں بنایا, امریکہ نے خود MIRVs آج تک کسی جنگ میں استعمال نہیں کیا. اب MIRV جو ہے اس سے کتنی میکسیمم لیول کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو میکنزم ہے کہ جو مین راکٹ جب شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بس میکنزم ہے, اس کے تحت ریلیز ہوتے ہیں تمام کے تمام وار ہیڈز, یعنی کہ درجنوں وار ہیڈز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے وار ہیڈز وہ کئی 100 کلو کے بھی ہو سکتے ہیں, اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن درجنوں کی تعداد میں جو ہے اور 100 کلومیٹر سے زائد ریڈیس میں یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور ان تمام کی اپنی یونیک ٹراجیکٹری اور سپیڈ ہوتی ہے. تمام ایک ہی سپیڈ کے ساتھ, ایک ہی ٹراجیکٹری کے ساتھ اپنے اہداف کی طرف نہیں بڑھتے, بلکہ سب کو انڈیپینڈنٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو لانچ کرنے کے بعد راستے میں ان کا جب یہ راستے میں ہے تو ان کا راستہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو کوئی اور ٹارگٹ بھی ریئل ٹائم میں اسائن کیا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے جو ایڈوانٹیج ہے کہ جو ایک سنگل ICBM انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل, اس پہ ملٹیپل وار ہیڈز تو ہو سکتے ہیں سیپریٹ ٹارگٹس کے لیے, جس میں جو انٹرسیپشن جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو MIRV ہے اس میں خاص طور پر ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ اس میں MIRV میں کچھ ڈمی وار ہیڈز, ڈیکوائز موجود ہو سکتے ہیں کہ جس سے ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو چکمہ دیا جا سکے کہ آپ نے ایک ہی MIRV لانچ کیا, وہ جس وقت خلا سے واپس فضا میں ایٹماسفیئر میں پہنچا, اس کے بعد اس کا بس میکنزم آن ہوا, ملٹیپل وار ہیڈز ملٹیپل ڈائریکشن میں فائر ہوئے اور اس میں سے
आधे यानी कि अगर आपने 1 दर्जन जो है वॉर हेड्स उसके ऊपर या 20 वॉर हेड्स मौजूद हैं, उनमें से 10 में असल में बारूदी मवाद मौजूद है और 10 डीकॉयज हैं, खाली हैं। और उनको एंगेज करने के लिए अगर आपके इंटरसेप्टर्स एक ही वक्त में आपको 20 इंटरसेप्टर्स फायर करने हैं, $2 मिलियन ईच, या 3 मिलियन या $4 मिलियन का आपने एक इंटरसेप्टर फायर करना है 20 टारगेट्स को एंगेज करने के लिए, उसमें से 10 नकली हैं। अगर आपने 20 टोटल लॉन्च किए हैं, 10 जिनको आपने गिराया है वो डीकॉयज थे, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि जो बाकी 10 हैं वो कितनी बड़ी और कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। इसका जो डिलीवरी सिस्टम है उसको लैंड बेस्ड आईसीबीएम्स पे भी यूज किया जा सकता है और सबमरीन लॉन्च्ड आईसीबीएम्स के जरिए भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट है कि इससे जो लिथैलिटी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बहुत बढ़ जाती है ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में। स्पीड इसकी जो MIRVs हैं वो री एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर को एट द स्पीड अराउंड माक 25 और रेंज जो है 5000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इसके हवाले से ईरान के पास जो ये मौजूद है, इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स और स्पेक्स अभी मालूम नहीं है, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो कई 100 किलोमीटर पर फैले हो सकते हैं। यानी कि एक टारगेट एक ही मिसाइल से 100 किलोमीटर के फासले पर टारगेट कर रहा है, तो फिर 100 किलोमीटर दूर भी उसी एक मिसाइल से आने वाला जो वॉरहेड है वो टारगेट कर रहा है। अभी तक रशिया के हवाले से है कि 21 नवंबर 2024 को उसने यूक्रेन पर यह इस्तेमाल किया था, लेकिन ईरान क्या वाकई इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसके हवाले से अब बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स और ममालिक बड़ी टेंजिबल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर यह दावा कर रहे हैं कि ईरान MIRVs यूज कर रहा है। कितने उसके पास मौजूद हैं, कब तक सस्टेन कर सकता है, दैट इज अ सरप्राइज, नोबडी नोज अबाउट इट। और ये इस वक्त सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो सऊदी अरब है वहां पर जो हमला है प्रिंस सुल्तान एयरबेस का, दैट इज टॉक ऑफ द टाउन। हमारे सामने इस वक्त मल्टीपल कंफर्मेशंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो लिखता है कि ईरान्स मिसाइल स्ट्राइक ऑन प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया डैमेज्ड एन अमेरिकन E-3 सेंट्री एंड एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट दैट इज क्रिटिकल इन मैनेजिंग बैटल स्पेस एंड ट्रैकिंग ड्रोन्स मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, कि कई 100 मील दूर रहते हुए भी ये ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, तैयारे, इन सब को ट्रैक कर सकता है, इनकी लोकेशन इनको बता सकता है। ये तबाह हो गया। इसी तरीके से टेलीग्राफ मेरे सामने मौजूद है। क्रूशियल अर्ली वार्निंग रडार प्लेन यूज्ड टू प्रोवाइड commanders with a real-time picture of war was destroyed in an Iranian attack on the Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia on Friday। इसी में कहा जा रहा है कि 12 से 18 अमरीकी फौजी जो हैं वो जख्मी हुए, उनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। अब सऊदी अरब का मुकदमा या खलीजी ममालिक का मुकदमा कि ईरान हमारे ऊपर बिला जवाज हमले कर रहा है, ऐसे मौके पर सऊदी अरब के लिए ये बड़े झटके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी खड़े होकर बताता है कि मोहम्मद बिन सलमान मेरे तलवे चाटता है, ही बेटर बी नाइस टू मी। वो बिल्कुल अपने आवाज़ में गंभीरता लाकर, भारी बनाकर कहता है कि उस मेरे साथ नाइस रहने में ही उसकी आफियत है। फिर ये कहना, उसका बयान देना कि सऊदी अरब के वली अहद जो हैं ही इज़ अ वॉरियर और शुरू से वो इस जंग में हमारे साथ हैं, सऊदी अरब हमारे साथ मिलकर लड़ रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर ये हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन ऐसे मौके पर जब सऊदी अरब पाकिस्तान को कन्विंस कर सकता था कि देखें बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब हमारा डिफेंस जो पैक्ट है हम उसको इन्वोक करते हैं और आपको हमारे साथ मिलकर ईरान के ऊपर दिफाई हमले जो हैं उनका आगाज़ करना होगा। ऐसे मौके पर ये तफसीलात सामने आ जाना बहुत मैटर करता है कि इस जंग के आगाज़ से अब तक हम देख रहे हैं ईरान का जो डिप्लोमेटिक एरिया में हमला है वो ये भी हो सकता था कि सिर्फ यही कहा जाता कि ये अमरीकी सफारत खाने पर हमला हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, अमरीकी मीडिया ने ये तस्दीक की कि वो हमला CIA का जो सेल था वहाँ पर, जो CIA का सेंटर था, जो स्टेशन था, उसकी छत पर जो फाड़ कर एक प्रोजेक्टाइल है वो वहाँ पर गिरा और उसने तबाही मचाई। 2 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला आई। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पहले अमरीकी कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला आई और अब ये तफसीलात आना ये वाज़े करता है कि सऊदी अरब के लिए ये एक सेटबैक है कि वो ईरान के हमलों को बिला जवाज़ जारियत, आप ईरान की दलील के कमज़ोर होने पर अब बहस कर सकते हैं कि ये कोई जवाज़ नहीं बनता। अमरीकी अड्डे अगर इस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर एक E-3 सेंट्री जहाज़ का तबाह हो जाना, अमरीकी सोल्जर्स का
زخمی یا مارا جانا، اس کی اطلاعات تمام ویسٹرن میڈیا کنفرم کر رہا ہو اور ایسٹرن میڈیا کنفرم کر رہا ہو، تو سعودی عرب کے لیے یہ ایکسپلینیشن اب سعودی عرب وہ کرتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس کی جو ایئر سپیس ہے یا اس کی جو ٹیریٹری ہے، جو اس کی سرحدات کے اندر اس کا اپنا زمینی علاقہ ہے، وہ کیوں کر استعمال ہو رہا ہے ایران کے خلاف. اینڈ ناٹ اے ورڈ آف کنڈمنیشن کہ ایران کے اوپر جو جارحیت ہے، ایران کے خلاف جو اگریسر ہے، اس اگریسر کی، جس طرح ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس جنگ کا آغاز کس نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راست امریکہ اور اسرائیل کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. پاکستان کی طرف سے جو مذمت ہے اسرائیل کی، وہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے، لیکن سم ہاؤ یہ مسنگ ہے کہ پاکستان امریکہ کے حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کے خاتمے کا بھی مطالبہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جو کوشش کر رہا ہے کہ میڈیشن ہو جائے، ثالثی کا کردار ادا کرے، وہ کس حد تک سکسیسفل ہوتا ہے. میدان جنگ کی صورتحال میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ بڑی طویل ہو گئی ہے ویڈیو اور بہت ایک پلیتھورا آف ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کے سامنے صرف ایک سمری رکھ دیتا ہوں کہ جو ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، یہ اور سید عباس عراقچی سپوزڈلی ان دو لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ امریکہ نے اس وقت سفارتی کوششوں کا آغاز کرنے کے نام پر ہمیں الجھایا ہے، انگیج کرنے کی بات کر رہا ہے، مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس مکمل اطلاع موجود ہے کہ امریکہ اس وقت پلاٹ کر رہا ہے ایک گراؤنڈ اٹیک، ایک زمینی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. وہ کسی جزیرے پر ہو سکتا ہے، وہ مین لینڈ ایران پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تیاری کی جا رہی ہے. فورن منسٹرز پاکستان، ترکی، ایجپٹ اور سعودی عرب کے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، یہ ملاقات چل رہی ہے. اور پھر ایران نے تھریٹ کیا ہے ریٹیلیٹری سٹرائک اسرائیل اور امریکہ کی یونیورسٹیز پر، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں ان کی یونیورسٹیز کے اوپر حملہ کریں گے. ہمارے ہاں یونیورسٹیز کو نشانہ بنایا گیا، اس کو حوالے سے تفصیلات بھی اب آ چکی ہیں. خاص طور پر شافٹ اور بندر خمیر میں یہ حملے جو ہیں اب اموات رپورٹ ہو رہی ہیں، شہادتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. حوثیز جو ہیں انہوں نے اپنا دوسرا راؤنڈ ہے وہ لانچ کر دیا ہے میزائلز اور ڈرونز کا اسرائیل کی جانب، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حملے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اسرائیل اپنا اگریشن اور حملے ایران کے اوپر بند اور ختم نہیں کرتا. پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تل اویو میں، واشنگٹن میں، امریکہ میں، نو کنگز ریلیاں ہو رہی ہیں. جو اتھارٹیرینزم ہے، جو آمریت ڈونلڈ ٹرمپ دکھا رہا ہے، ون مین رول یا جو اتھارٹیرینزم دکھا رہے ہیں امریکی انتظامیہ، اس کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں. اور ایون ہنڈریڈز آف پیپل ان تل اویو اینڈ حیفا وہاں پر مظاہرے کر رہے ہیں بنجمن نیتن یاہو کے خلاف، ایران کے خلاف، اس کھلی بربریت جارحیت کے خلاف. اور درجنوں لوگوں کو اسرائیل میں تل اویو میں گرفتار کیا گیا ہے اس جنگ کے خلاف مظاہرہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ اس وقت منظرنامہ ہے. کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پر رشیا کے حوالے سے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.